नमस्कार, शुभकामनाएं, आशीर्वाद। मैं प्राकृतिक चिकित्सा प्लस विशेषज्ञ, योग साधक, योग शिक्षक, योग द्वारा चिकित्सा बल्कि योग की प्राचीन क्रियाओं को कैसे इस युग में उन्हें सरल किया जाए, अति उपयोगी बनाया जाए, उस शोध कार्य में रत मैं डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद, प्रधान चिकित्सक, देव अंतर्राष्ट्रीय योग प्राकृतिक चिकित्सालय, गीता नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारतवर्ष, प्रधान योग आचार्य, देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र, गीता नगर, कानपुर, मोती झील। आ रहा है नहीं आ रहा? www.anandyoga.com वेबसाइट, दूसरी वेबसाइट colorblindsurecure.com। कॉन्टैक्ट नंबर 9336115528। कल प्रथम दिन था। उसमें मैंने इस बात को समझाया था, नहीं आ रहा कि प्राकृतिक चिकित्सा योग साधना योगाभ्यास कन्फर्म है, आने का कन्फर्म है। बस आवाज तो नहीं आ रही, मुझे सुनाई तो पड़े आवाज। वास्तव में प्राकृतिक चिकित्सा योग साधना और आयुर्वेदिक शाकाहारी वनौषधियों का आपस में योग उसी प्रकार से है जैसे हमारे देश में प्रयागराज में माँ गंगा, माँ यमुना और माँ सरस्वती नदियों का संगम है। शीघ्र लाभ के लिए इन तीनों पद्धतियों को जोड़ दिया जाए, उसमें दर्द और सूजन में शीघ्र लाभ पहुंचाने के लिए, निश्चित लाभ पहुंचाने के लिए मैग्नेट थेरेपी, ऊर्जा के गुणक को बढ़ाने के लिए एक्यूप्रेशर, मन को प्रसन्न रखने के लिए लाफिंग थेरेपी, नाना प्रकार के भय मिटाने के लिए आध्यात्मिक चिकित्सा,
शीघ्र नेगेटिविटी हटाने के लिए रेकी विद्या, और पश्चिम का शीघ्र नकारात्मक चिंतन हटाने के लिए पॉजिटिव ऑटो सजेशन। यदि इन चीजों का आपस में मेल करा दिया जाए तो हम प्राकृतिक चिकित्सा को अन्य पद्धतियों की तरह शीघ्र लाभकारी बना सकते हैं। एक बार मुझे आवाज सुनवाओ। कल हमने जो परिचय व्याख्यान दिया था, आज हम उसको आगे बढ़ेंगे। वास्तव में हर्बल थेरेपी का मैंने नया नाम रखा है भारतीय आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का शाकाहारी जड़ी बूटियां। हम जड़ी बूटियों के बारे में कुछ चिंतन करें, बात सुने, उसके पहले हम समझेंगे वास्तव में जैसे पश्चिम देशों की चिकित्सा पद्धति एलोपैथिक है, आवाज मत करो। जर्मन के एक डॉक्टर हेनीमैन की जो निष्कासित चिकित्सा पद्धति है वो होम्योपैथी। यूनान की चिकित्सा पद्धति का जो अन्वेषण हुआ उसको यूनानी कहते हैं। ऐसे ही जर्मन के एक फादर ऑफ नेचुरोपैथी द्वारा नवीन चिकित्सा पद्धति प्राकृतिक चिकित्सा कहते हैं। बहुत से लोग भ्रमित हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा भारतीय चिकित्सा पद्धति है। प्राकृतिक चिकित्सा जर्मन की प्रिसरिज नाम के एक भेड़ चराने वाले ने इसकी नींव डाली और एक लकड़हारा नहीं कहें बल्कि लकड़ी के कारखाना चलाने वाले को मिस्टर लुई कोने कहें, इसका प्रचार मिस्टर फादर क्नाइप ने किया और लुई कोने के दो शिष्य डॉक्टर लिनलॉर्ड, डॉक्टर केलॉग, इन्होंने इसका पर्याप्त वैज्ञानिक स्वरूप दिया और ये पद्धति भारतवर्ष में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समर्थन के कारण इसका प्रसार हुआ। क्योंकि ये प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति हमारी सनातन नियमों से, सनातन खानपान से, सनातन अन्य सहयोगियों के कारण इसको हम भारतीय मान लेते हैं। ये मैं भारतवर्ष का अपमान नहीं कर रहा हूं। भारत की जो चिकित्सा पद्धति है उसका नाम है आयुर्वेद। वास्तव में आयुर्वेद एक भारतीय चिकित्सा पद्धति है और बहुत नहीं आ रहा, जोर से नहीं बोलते। वास्तव में जो आयुर्वेद का प्रथम ग्रंथ है
उसका नाम है चरक, जिसको महर्षि चरक ने रचना की। उसका अगला ग्रंथ है सुश्रुत, जिसको ऋषि सुश्रुत ने रचना की। और तीसरा है वाग्भट ग्रंथ, जिसकी रचना ऋषि वाग्भट ने की। वास्तव में चरक, आयुर्वेद का एक ग्रंथ चरक, दूसरा ग्रंथ सुश्रुत और तीसरा ग्रंथ वाग्भट। चरक और सुश्रुत ग्रंथ का अध्ययन करके एक ऋषि ने उसका नाम रखा अष्टांग हृदय। चरक, सुश्रुत और वाग्भट का अध्ययन करके एक ग्रंथ लिखा गया बंगसेन, जो बहुत सरल भाषा में है। उसी ग्रंथ में और विकास किया, जिसको माधवाचार्य ने माधव निदान नाम के ग्रंथ की रचना की। माधव निदान का और सरलीकरण किया गया। उस जिस ग्रंथ की रचना की उसका नाम है भाव प्रकाश, रचनाकार श्री भाव प्रकाश मिश्र। इस भाव प्रकाश ग्रंथ का और सरलीकरण किया और श्रांगधर आचार्य श्रांगधर ने बनाया। इन सारे ग्रंथों को अध्ययन करके और आम जनता को कैसे सरल ढंग से पहुंचे, हमारे देश के मथुरा के एक बहुत सफल वैद्य, समाज सेवी, उन्होंने जिस ग्रंथ की रचना की उसका नाम है चिकित्सा चंद्रोदय। जिनको संस्कृत नहीं आती है, बहुत दिमाग तेज नहीं है, बहुत अच्छी याददाश्त भी नहीं है, तो चिकित्सा चंद्रोदय की रचना 7 भागों में की। जो मैंने ग्रंथ बताए पहले, इनको देखा तो है और मेरे पास इन ग्रंथों का लगभग कलेक्शन भी है, लेकिन अपने गुरुदेव पंडित ओमकारनाथ अवस्थी जी की प्रेरणा से कि मैं कौन सी पुस्तक पढूं कि आयुर्वेद का उपयोगी ज्ञान हो जाए, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम चिकित्सा चंद्रोदय पढ़ो। ये 7 भागों में है और चिकित्सा चंद्रोदय का जो इनिशियल प्रारंभिक ग्रंथ है उसका नाम है स्वास्थ्य रक्षा। स्वास्थ्य रक्षा पुस्तक वास्तव में ये हमारी शिक्षा में, जैसे इतिहास पढ़ाते हैं, भूगोल पढ़ाते हैं, गणित पढ़ाते हैं, अगर इस स्वास्थ्य रक्षा पुस्तक का कोर्स में रख दिया जाए तो हमारा देश 80% घातक रोगों से बच सकता है। मैंने इस पुस्तक को बहुत गंभीरता से और बार बार अध्ययन किया। इनके सरल प्रकरण अपनी नई किताब कायाकल्प द्वारा रोग मुक्ति में जोड़ने का प्रयास किया। मैं वैद्य हरिदास जी गुप्त को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने प्राचीन काल के तमाम ग्रंथों का अध्ययन करके इस पुस्तक को हिंदी में किया। वास्तव में समय समय पर ऐसे समाज सेवी योगी पैदा होते रहते हैं। मेरे पास लगभग
100-150 पुस्तकें आयुर्वेद की विभिन्न लेखकों की, विभिन्न प्रकाशकों की हैं। अभी हाल में बरेली के 84 वर्षीय स्वस्थ वैद्य फूलचंद शर्मा जी से मेरी बात हुई और मैंने उनसे कहा कि मैं आयुर्वेद के हर्बल ज्ञान को लोगों को पहुंचाना चाहता हूं। उन्होंने अपनी लिखी किताबें 15-20 मुझे उपहार स्वरूप भेज दिया। उनका मैंने अवलोकन किया और मैंने देखा कि 3 पुस्तकें। पहली पुस्तक है रसोई घर से स्वास्थ्य लाभ। पहली पुस्तक क्या है? रसोई घर से स्वास्थ्य लाभ। छोटी सी पुस्तिका है, लेकिन इन्होंने कविता के रूप में उन छोटी छोटी चीजों का वर्णन किया जो हम रोजमर्रा में प्रयोग करते हैं। ऐसे उन्होंने एक पुस्तक लिखी, रोग निवारण, आहार, पंचतत्व, आसन, प्राणायाम आदि के माध्यम से। ये भी पुस्तक बहुत उपयोगी है क्योंकि इन्होंने साथ में प्राकृतिक चिकित्सा भी जोड़ी है। और उन्होंने एक तीसरी पुस्तक मुझे भेजी है। पुस्तकें तो बहुत हैं इनकी। प्रकृति के दिव्य वृक्षों से उपचार। दिखाई पड़ रहा है? प्रकृति के दिव्य वृक्षों से उपचार। इन तीनों को दिखा दो। आम आदमी के लिए पुस्तक बहुत अच्छी है। दूसरा दिखाओ, इतना बहुत है। दूसरी दिखाओ ना। तीसरी पुस्तक है, मुझे दे जाओ। तीसरी पुस्तक जो ये दिव्य प्रकृति के दिव्य वृक्षों पर है, वास्तव में ये पुस्तक का अगर हमारा वृक्ष पर्यावरण विभाग और हमारे जंगल रक्षक इस पुस्तक को अध्ययन कर लें तो हम अपने देश में लगभग 100 वृक्षों को लगा करके अपनी प्राकृतिक औषधियां भी बना लें और हम विश्व में इसकी मार्केटिंग करके हम अरबों खरबों रुपया बाहर से ला सकते हैं और केमिकल दवाओं से अपने को बचा सकते हैं। ये मैंने इसलिए परिचय दिया, आवाज आ रही है, सुनाई तो नहीं पड़ रहा ना मेरे को? हो सकता बंद हो। लाओ, तुम कुछ करो नहीं, अब चुपचाप बैठो। आज हम लोग जिन चीजों का बात करने जा रहे हैं, हर चिकित्सा पद्धति किसी सिद्धांत पर निर्भर है। जैसे जो मेरी प्रारंभिक जानकारी है, हो सकता है वर्तमान में उसमें विकास हो गया हो। होम्योपैथिक का सिद्धांत है रोग दूर करने का, सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस। प्रारंभ में एलोपैथिक का सिद्धांत था रोग दूर करने का, जर्म्स,
बैक्टीरिया, उसमें और इम्प्रूवमेंट हो गया है। डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन्स मिनरल्स का अभाव, फैट का अभाव जितना होना चाहिए, प्रोटीन का अभाव, ऐसे तमाम उन्होंने डेवलपमेंट्स किए हैं। एक विशेष डेवलपमेंट आजकल चल रहा है, उन्होंने स्वस्थ व्यक्तियों की बॉडी के अंदर की केमिस्ट्री का अध्ययन किया। कितना कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए, कितना ब्लड होना चाहिए, कितना सीरम क्रिएटिनिन होना चाहिए आदि, और टेस्टिंग करके जब देखते हैं किस चीज का अधिकता है या उसकी कमी है, तो वो अपनी केमिकल दवाओं से व्यक्ति के बायोकेमिस्ट्री को पूरा करके राहत पहुंचा देते हैं। ब्लड कम है जितना होना चाहिए स्वस्थ व्यक्ति का, वो उसको चढ़ा करके रोगी को बचा लेते हैं। ब्लड प्रेशर ज़्यादा है जो सामान्य व्यक्ति का होना चाहिए, तो अपनी केमिकल दवाओं से उसको तुरंत राहत पहुंचा देते हैं। इसी प्रकार से हमारी बॉडी में स्वस्थ व्यक्ति में जितनी जो चीज़ होनी चाहिए उसमें अधिकता होती है तो अपनी औषधियों से कम कर देते हैं, अगर उसमें कमी होती है तो औषधियों से पूरा कर देते हैं। इस चमत्कारी खोज से आज ये पद्धति सारी दुनिया में अपना प्रभुत्व जमा दिया है। लेकिन वहीं पर ये भी चिकित्सक कहने लगे हैं कि हमारे पास ऐसी कोई औषधि नहीं है जिसका कोई न कोई दुष्परिणाम शरीर पर, मन पर, मस्तिष्क पर न होता हो। और बड़ी ईमानदारी से उन्होंने कहा कि यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो योगासन करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें, व्यायाम करें, अपने भोजन को ठीक करें, अपनी सोच को पॉजिटिव करें। मैं एलोपैथी के चिकित्सकों की इस खुले दिल से बोलने का बहुत धन्यवाद करता हूं। इतनी खुली बात अभी हमारे देश के वैद्य लोग नहीं बोलते। इतनी खुलकर के बात हमारे योग शिक्षक वैज्ञानिकता के अभाव में नहीं बोलते। प्राकृतिक चिकित्सकों की तो प्रायः बड़ी दयनीय स्थिति है। 2, 4, 6 रोगी अगर ठीक हो गए एनीमा से, बस्ती से, उपवास से, तो अहंकार से इतना भर जाते हैं कि बिना सोचे समझे कैंसर का भी इलाज करने लगते हैं। प्रारंभ में मेरी भी स्थिति ऐसी ही थी, लेकिन मेरी आदत है कि अगर मैं असफल होता हूं किसी केस में तो मैं अध्ययन करता हूं, अपने अनुभवी गुरुओं से बात करता हूं। इसका परिणाम यह हुआ कि आज मुझे लगभग 32 ड्रगलेस थेरेपियों का प्राइमरी, सेकेंडरी, एडवांस जानकारी है, ज्ञान हो गया। इसी को मैंने प्राकृतिक चिकित्सा प्लस कहा। तो हमारी प्राकृतिक चिकित्सा में प्रारंभ में केवल मल विकार की चर्चा होती थी। भाई नया मल न बनने दो, और जो मल अंदर चला गया उसको सड़ने मत दो, और जो मल सड़ रहा है संचित हो गया उसको निकाल दो। स्टीम बाथ से, सन बाथ से, मट्टी स्नान से, एनीमा से, उपवास से, रसाहार से, फलाहार से, कटि स्नान से, महन स्नान से। लेकिन इसको यहीं तक अगर आप रुक गए तो आप एलोपैथिक की तरह रोगी को शीघ्र लाभ नहीं दे पाएंगे। मैं देखता हूं प्राकृतिक चिकित्सालय में लोग 3-3 महीने पड़े रहते हैं।
पैंट में बेल्ट बांध के जाते हैं, बेल्ट उनकी छेद वाली सब खत्म हो जाती है और अंडरवियर का नारा बांध के आते हैं। घर वाले कहते हैं भैया ना तुम व्यवहारिक खाना खाते हो, ना कुछ करते हो, दिन भर खाने का चाय चाय करते रहते हो, ये नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा, तब भी तुम्हारा पेट नहीं ठीक रहता। ऐसे सैकड़ों रोगियों से मेरा परिचय हुआ और मेरे पास आए। तब मैंने अनुभव किया कि हमको कुछ करना होगा, प्राकृतिक चिकित्सा को मॉडिफाइड करना होगा। तब मैंने रक्त विकार के बारे में चिंतन किया। अगर रोगी के कब्ज आज के कारण रक्त विकार हो जाएगा तो रक्त विकार यद्यपि फलाहार रसाहार से ठीक हो जाता है, पर इतना समय लगता है कि रोगी और घर वाले कहते हैं भैया ऐसी चिकित्सा पद्धति को हम हाथ जोड़ते हैं। तब मैंने आयुर्वेद की चिरायता, कुटकी, नीम, गिलोय, पत्त, पित्त, पापड़ा, नागर, मोथा का सहारा लिया और देखा रोगी जल्दी ठीक हो गया। यानी रक्त विकार को ठीक करना पड़ेगा। रक्त की डेफिशिएंसीज को व्हीट ग्रास थेरेपी से जोड़ना पड़ेगा। फिर मैंने देखा नाड़ी विकार। मैं इस मंच से बहुत खुली बात कह रहा हूं, आज योग के नाम से केवल योगासन हो रहे हैं। मेरे गुरुदेव स्वामी देवमूर्ति जी ने कहा था कि योगासन आउट ऑफ डेट हो चुके हैं। योगासन के पहले रीढ़ के घुमावदार व्यायाम जो उन्होंने निकाले 12, अगर वो कराए जाएं तो रोगी को पर्याप्त लाभ हो जाएगा, जिसका संक्षिप्त रूप है किंग और क्वीन, प्रिंस और प्रिंसेस। फिर मैंने देखा कि बहुत से रोगी किंग और क्वीन, प्रिंस, प्रिंसेस, रीढ़ घुमावदार व्यायाम भी नहीं कर सकते और सूर्य नमस्कार कराना चाहिए। पर सूर्य नमस्कार में देखा कि कुछ लोग इतनी जल्दी जल्दी कराते हैं कि सूर्य नमस्कार के कारण कमर दर्द हो गया, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, पेट में सूजन आ गई। तब मैंने संदेश दिया अपनी नई किताब के द्वारा कि सूर्य नमस्कार धीरे धीरे करिए और सूर्य नमस्कार से अनजाने कोई हानि न हो, इसके लिए धीरे धीरे रीढ़ के घुमावदार व्यायाम किंग और क्वीन करा दीजिए। इस समय आज़ादी के 75वें अमृत उत्सव में बहुत बड़ा कंपटीशन और लक्ष्य रखा गया 75 लाख करोड़ सूर्य नमस्कार का। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा स्टेप है, बहुत अच्छा कदम है। लेकिन ये जो जल्दी जल्दी सूर्य नमस्कार कराया जा रहा है, सीमा से अधिक कराया जा रहा है, इससे लोग बीमार पड़ रहे हैं। अगर आपके लीवर में सूजन है, आपके पैंक्रियाज में सूजन है, आपकी आंतों में सूजन है, तो किंग क्वीन एक्सरसाइज भी नुकसान करता है। सूर्य नमस्कार तो महा नुकसान कर रहा है लोगों को। हम कठिन योगासन की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। कठिन योगासनों से लोग बीमार पड़ रहे हैं। इसलिए मैंने नई किताब में केवल 15-16 सरल योगासन दिए हैं। वह भी अगर आपकी स्पाइन के डिस्क में सूजन है तो नहीं करेंगे, वो भी अगर आपकी गर्दन में सूजन है, सर्वाइकल में, तो नहीं करेंगे। क्योंकि सूजन में अगर प्रेशर देंगे, चाहे व्यायाम का, चाहे सूर्य नमस्कार का उस अंग में, चाहे योगासनों का, सूजन और बढ़ जाएगी। मैं धन्यवाद करता हूं बिहार योग विद्यालय के स्वामी सत्यानंद जी का। उन्होंने बहुत सिंपल अंग अंग के व्यायाम निकाले। कानों का व्यायाम, आंखों का व्यायाम, दांतों का व्यायाम, मुंह का व्यायाम, गर्दन का व्यायाम, कंधे का व्यायाम, कोहनी का व्यायाम, उंगली का व्यायाम, पेट का हल्का व्यायाम, फेफड़े के हल्के व्यायाम, हृदय के हल्के हल्के व्यायाम, पैरों के व्यायाम,
वास्तव में रोगियों को महीना 2 महीना 3 महीने अंग अंग के व्यायाम ही कराने चाहिए। प्राणायाम भी बहुत हल्के कराना चाहिए, शुद्ध वायु में कराना चाहिए। अगर शुद्ध वायु का अभाव हो तो श्रम व्यायाम से काम चलाइए। ये मैं संदेश इसलिए दे रहा हूं कि पहले लोग दवाइयों की अधिकता से, दवाइयों के अभाव से, उनके दुष्परिणामों से बीमार होते थे, और अब योग के प्राणायाम की अतियोग से, योगासनों से, बिना सटकर्म के शोधन किए करने से लोग बीमार हो रहे हैं। और हम एलोपैथिक चिकित्सकों के सामने उपहास का पात्र हो रहे हैं। मैं साइंस का विद्यार्थी हूं, खोजी आदमी हूं, पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट रहा हूं। इस शहर कानपुर में लगभग 300 एलोपैथिक के प्रसिद्ध डॉक्टर मेरे द्वारा सिखाए हुए हैं। वो कहते हैं कि वास्तव में आनंद जी, आपने बहुत मेहनत करके बड़ा सिस्टमेटिक बनाया है। ये मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि योग चिकित्सा नहीं है, योग प्रिवेंशन है, साधना है। स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी जीवनी में लिखा है कि हठ योग कभी ना करिए, योगासन ना करिए। मैं बीमार नहीं था और मैंने हठ योगी मिल गया, उसने जबरदस्ती मुझे कराया और मैं मधुमेह का और बहुमूत्रता का रोगी हो गया। स्वामी विवेकानंद के 10 भागों की किताब में अपने लेटर में लिखा है उन्होंने। मित्रों, मेरी बात आपको कड़वी हो सकती है, योग चिकित्सा नहीं है। योग चिकित्सा के साथ में योग साधना जोड़नी होगी। हमको घरेलू जड़ी बूटियां जोड़नी पड़ेंगी। जब मैं गुरुदेव स्वामी देवमूर्ति जी के साथ था, वह लोगों को रीढ़ के घुमावदार व्यायाम कराते थे। किसी रोगी को तकलीफ होती थी तो श्रम व्यायाम कराते थे। स्वामी सत्यानंद जी के निकाले अंग अंग के व्यायाम करवाए जाते थे, उससे रोगी को राहत मिलती थी। एक ऐसे महान संत, नाम नहीं लूंगा, चलो नाम ले लें, उसमें क्या बात है, चलो छन्ना लिया जाए, ज्यादा अच्छा, उनके भक्त गुस्सा हो जाएंगे। 108 बार सूर्य नमस्कार जल्दी जल्दी करते थे, उनके सारे अंगों में जोड़ था। मेरे को मालूम हुआ, उन्होंने मुझे खबर करी, मैं उनके पास गया, उनको मैंने प्रणाम किया। हजारों उनके लाखों के शिष्य हैं। मैंने कहा, गुरुदेव, स्वामी जी, महाराज जी, ये बंद कर दीजिए, नहीं तो आप इनबैडेड हो जाएंगे। उनको मैंने बस्ती से पेट साफ कराया, नेति से कफ विकार हटाया, कुंजर, सरल कुंजर से, आयुर्वेदिक कुंजर से। आयुर्वेद में एक जड़ी बूटी कुंजर होता है, आयुर्वेद में एक जड़ी बूटी नेति होती है, आयुर्वेद में एक जड़ी बूटी बस्ती होती है, बताऊंगा आगे। उनको मैंने कराया, उनकी मैंने मालिश करो, मालिश भी नहीं, काम सूट कर, उनको मैंने मैग्नेट थेरेपी कराया। एक्यूप्रेशर भी बंद कराया, क्योंकि एक्यूप्रेशर वाले हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं पूरे बॉडी को दबाने में। ये मैं किसी का अपमान करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मेरा अनुभव है, मेरा 52 साल का पीड़ा है। इसलिए बात प्रसंग बस चल पड़ी है। तो मेरे गुरुदेव, जिनको गैस बहुत बनती थी, खाने के बाद छोटी हर चुसाते थे। जिनको भूख नहीं लगती थी, उनको सौंफ चुसवाते थे, सौंफ का सूप पिलाते थे, सौंफ का अर्क देते। जिनको एसिड बहुत बनता था, उन्हें सूखी गरी कद्दूकस से कसा करके चुसवाते थे, और रोगी टनाटन उसको लाभ हो जाता था। ऐसे मेरे गुरुदेव ने मुझको 25 जड़ी बूटी का विशेष ज्ञान दिया है, जो मैंने अपनी पुस्तक कायाकल्प द्वारा रोग मुक्ति में लिख दिया है। इस पुस्तक के लिखने का उद्देश्य यही है कि जो योग शिक्षक अधूरा ज्ञान लिए हुए
जो योग शिक्षक अधूरा ज्ञान लिए हुए बेचारे असंतुष्ट हैं, उनकी संतुष्टि बढ़े। जो योग शिक्षक भ्रमित हैं, उनका भ्रम दूर हो। जो योग शिक्षक आगे बढ़ करके चिकित्सा करना चाहते हैं, उनको योग चिकित्सा, योग के साथ साथ में योगासन, प्राणायाम, ध्यान के साथ साथ में सरल षटकर्मों का ज्ञान हो, और साथ में जड़ी बूटियों का, सिंपल जड़ी बूटी जो हमारे घर में है। हमारे घर में हींग है और परेशान है गैस से। ऐसी इस चर्चा को भी नहीं बढ़ाऊंगा। ये मैंने इस उद्देश्य से कहा कि प्राकृतिक चिकित्सा के साथ में योग साधना, योग नहीं, प्राकृतिक चिकित्सा के साथ में योग साधना जोड़ी जाए। कठिन आसन के पहले, अति कठिन आसन के पहले सरल योगा, कठिन आसन कराए जाएं, उसके पहले सरल योगासन कराए जाएं, उसके पहले सूर्य नमस्कार कराया जाए, और सूर्य नमस्कार धीरे धीरे कराया जाए, और सूर्य नमस्कार के बाद किंग क्वीन एक्सरसाइज जरूर कराई जाए, जिससे अनजाने कोई गड़बड़ हो गया। उसके पहले रीढ़ के घुमावदार व्यायाम कराए जाएं, किंग क्वीन, प्रिंस प्रिंसेस, अगर 12 ना कर सकें। उसके पहले स्वामी सत्यानंद महाराज जी के अंग अंग के व्यायाम कराए जाएं। अगर शुद्ध वायु नहीं है, दोनों स्वर नहीं चल रहे हैं, पेट आपका श्वास सीधा नहीं है, तो आप रोगी को प्राणायाम मत कराइए। प्राणायाम भी किया जा रहा है और कैंसर भी डेवलप हो रहा है। पेट ठीक करिए, भोजन में हरी सब्जी बढ़ा करके पेट ठीक करिए, गणेश क्रिया करिए, बस्ती करिए, पेट ठीक करिए। सरल एनीमा लीजिए बाथरूम में डिब्बा टांग करके। कच्चा मल मत निकालिए। मलम बलम एव, आयुर्वेद में लिखा है मलम बलम एव। इस पर जब मैंने अपने गुरुदेव पंडित ओमकारनाथ अवस्थी जी जो प्रयागराज के थे, उनसे मैंने पूछा, बोले हाँ, छोटी आंत में मल कच्चा रहता है, बड़ी आंत के एसेंडिंग कॉलन और ट्रांसवर्स कॉलन में मल पकता है, एब्जॉर्ब होता है। अगर हम समय के पहले कच्चे मल को निकाल देते हैं, रोज एनीमा दे दे करके, तो रोगी कमजोर हो जाता है। इसलिए उन्हें बस्ती क्रिया निकाली। और 13 वेग मैंने अपनी नई किताब में लिखा है, 13 वेग न रोकिए। 13 वेग रोकने से, अगर आप 13 वेग रोकने की टेक्निक, अगर आपको नहीं मालूम 13 वेग क्या क्या हैं, तो आप चाहे जितना नेचुरोपैथी करो, चाहे जितनी जड़ी बूटी खाओ, चाहे जितनी योग साधना करो, बीमारी से कोई आपको बचा नहीं सकता है। और 10 वेग जो रोकने चाहिए, उनको रोकिए। ध्यान की पुरानी पद्धति से 10 वेग रोकने में जन्म लग जाते हैं। लेकिन जो मैंने साक्षी ध्यान की डेवलपमेंट किया है, अगर साक्षी दर्शन में हम मन को खाली करते हैं, ब्रेन को खाली करते हैं, फिर नाभि दर्शन करके कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं फर्स्ट डे ही, फिर निज दोष दर्शन की साधना करके हम बहुत जल्दी सफल हो जाते हैं। ये मेरे गुरुदेव डॉक्टर शंभुनाथ जी की कृपा से मुझे एक टेक्निक मिली। इसलिए कोई बुरी आदत हो, अगर हम उसको बार बार दोहराते हैं, कहते कहते सो जाते हैं, हम उससे मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए शीघ्र लाभ के लिए, निश्चित लाभ के लिए हमको जड़ी बूटी का ज्ञान, घरेलू जड़ी बूटी का ज्ञान आवश्यक है। अब आइए, जैसे एलोपैथी का अपना सिद्धांत है, होम्योपैथी का अपना सिद्धांत है, यूनानियों का अपना सिद्धांत है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का अपना सिद्धांत है। मैं तो योग को चिकित्सा ही नहीं मानता।
योग चिकित्सा के लिए बनाई नहीं गई है, वो साधना के लिए बनाई गई है, प्रिवेंशन के लिए बनाई गई है। हाँ, 60 कर्मों में बस्ती करने से पेट ठीक हो जाता है, पर अगर भोजन नहीं ठीक रखोगे तो फिर खराब हो जाएगा। रोज करते रहो बस्ती। नेति करने से कफ ठीक हो जाएगा, कफ कारक भोजन बनने को तो फिर कफ हो जाएगा। कुंजर करने से एसिड में आराम मिलता है, अगर आप एसिड कारक भोजन लेते रहेंगे तो फिर एसिड हो जाएगा। घर वाले कहेंगे तुम इतना खटराग करते हो और फिर भी रोज बीमार बने रहते हो। मैं योग को चिकित्सा नहीं मानता। प्राकृतिक चिकित्सा के बिना योग साधना अधूरी है, और योग साधना के बिना प्राकृतिक चिकित्सा अधूरी है। और जड़ी बूटियों के बिना इनकी गति नहीं बढ़ाई जा सकती। सालों में पेट नहीं ठीक होता, साथ में छोटी हर चूस लो, सौंफ चूस लो, चिराता कुटकी का पानी पी लो, भूख पे खाओ, भूखे उठ जाओ। ऐसे ही आयुर्वेद का एक सिद्धांत है। जो प्रथम सिद्धांत है, नींव सिद्धांत है, आधारिक सिद्धांत है, वह है वात पित्त कफ। ये जो 3 दोष हैं, ये गुस्सा, कुपित न होने पावे, गुस्सा न होने पावे। अगर वात माने वायु, अगर वायु गुस्सा हो गई, ये हमारी दुश्मन है। आयुर्वेद के हिसाब से इससे 80 रोग पैदा होते हैं। 80 गुणे 7, 560 रोग पैदा हो जाते हैं। अगर आपका पित्त गुस्सा हो गया, तो कुपित हो गया, तो 40 रोग पैदा हो जाते हैं। 40 गुणे 7, 280 रोग। अगर कब गुस्सा हो गया, तो आपको 20 रोग पैदा होंगे। 20 गुणे 7, 140। तब तक आप आंख बंद करके ध्यान करिए। मैं अपने लघु शंका का टेलीफोन आ गया है, उसको निपटा के आ रहा हूं, नहीं तो मैं भी बीमार पड़ जाऊंगा। मेरे स्वस्थ रहने का राज एक ये भी है कि मैं खरी भूख में ही भोजन करता हूँ, चबा के भोजन करता हूँ। भोजन में साग सब्जी हरी अधिक रहती है और भूखे उठ जाता हूँ। और 1000 काम छोड़ करके मल मूत्र के बेग, मल मूत्र और पाद तो मेरे को निकलते नहीं है, सालों हो जाते हैं, क्योंकि मैं मल को सड़ने ही नहीं देता हूं। तो मल मूत्र के बेग को न रोका जाए, पाद के बेग को न रोका जाए, इससे भी स्वास्थ्य में आपका मेंटेनेंस होगा। अन्य चिकित्सा पद्धतियां नहीं जोड़ देती हैं जितना मैं या मेरे अनुभवी प्राकृतिक चिकित्सक जोड़ देते हैं। तो आइए, मैं आपसे बात कर रहा था कि वात पित्त कफ ये हमारे मित्र हैं। यदि ये गुस्सा हो जाए, कुपित हो जाए, तो ये हमारे स्वास्थ्य के दुश्मन हैं। मैं नेति क्रिया, रबड़ नेति पर क्यों जोर देता हूं?
जल नीति का मैं विरोध करता हूं। जल नीति के बाद लोग नाक नहीं साफ करते और तकलीफ में हो जाते हैं। रबड़ नीति करने से सारा कफ निकल जाता है। मैं कुंजर को क्यों जोड़ देता हूं? कुंजर करने से पित्त हमारा जो इकट्ठा हो जाता है आमाशय में वो निकल जाता है। मैं बस्ती को क्यों जोड़ देता हूं? गणेश क्रिया को क्यों जोड़ देता हूं? इसके करने से कब्ज टूट जाता है और कच्चा मल नहीं निकलता, तो कमजोरी नहीं आती। तो ये जो हमारे वात पित्त कफ गुस्सा हो जाते हैं, आज आयुर्वेद की बड़ी चर्चा है। और जब हम अनुभवी वैद्य के पास जाते हैं तो प्रायः वो प्रयास करते हैं कि पित्त शांत हो जाए, कफ शांत हो जाए, वायु शांत हो जाए। अगर अनुभव से आपने उसकी बात मान ली तो शांत हो जाते हैं, पर रोग नहीं ठीक होता। दवाइयां खाते रहिए 10-10 साल तक, गैस बन रहा तो गैस को शांत करते रहिए, पित्त बन रहा तो पित्त को शांत करते रहिए, कफ बन गया तो कफ को शांत करते रहिए, दवाएं बदलते रहिए। अंत में एलोपैथिक के जाल से हम बच नहीं पाते। किंतु सरल प्राकृतिक चिकित्सा और नेति बस्ती कुंजर की दोस्ती कर ले और ये ज्ञान हो जाए कि इनको शांत करने के लिए कौन सी जड़ी बूटी प्रयोग कर ली जाए, तो सोने में सुहागा हो जाता है। वो आदमी धीरे धीरे रोग मुक्त हो जाता है। तो आयुर्वेद का पहला सिद्धांत है चिकित्सा का कि पित्त को गुस्सा मत होने दीजिए, कफ को गुस्सा मत होने दीजिए, वायु को गुस्सा न होने दीजिए। अरे घर में कोई गुस्सा हो जाता है तो हम प्रयास करते हैं कि उसको शांत होने का मौका दें, उसको ऐसी बात ना कहें कि जिससे और आग लग जाए। ऐसे ही हमें प्रयास करना चाहिए। सिद्धांत वात पित्त कफ, हमें जानकारी करनी चाहिए कि कौन सी जड़ी पित्त को शांत करती है, कौन सी जड़ी कफ को शांत करती है, कौन सी जड़ी वायु को शांत करती है, कौन सी जड़ी मल को निष्कासन में सहायता करती है बिना कमजोर किए हुए। यदि हम प्राकृतिक चिकित्सा के साथ में, योग साधना के साथ में इन जड़ी बूटियों को शामिल कर लेंगे तो जो रोगी सालों नहीं ठीक होता वो महीनों में ठीक हो जाता है, जो महीनों में नहीं ठीक होता वह सप्ताह में ठीक हो जाता, जो सप्ताह में नहीं ठीक होता वो एक दिन में ठीक हो जाता है। इसलिए आपको वात पित्त कफ का सिद्धांत समझना होगा। चाहे आप प्राकृतिक चिकित्सक हो, चाहे आप योग शिक्षक हो, चाहे आप एक मैग्नेट थेरेपिस्ट हो, चाहे आप चाहे आप फ्री स्टाइल हर्बल थेरेपिस्ट हो, चाहे एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हो, चाहे आप एलोपैथिक चिकित्सक हो। आज लाखों लोगों को नाक कट रही है रोजाना पूरे वर्ल्ड में, यानी ऑपरेशन हो रहा है। 90% साइनोसाइटिस और नाक की बढ़ी हुई हड्डी और नाक का सूजन पॉलिपस केवल मैग्नेट थेरेपी से, नेति रबड़ नेति से, जल नेति से अगर ठीक से करें और सड़बिंदु तेल से और कफ नाशक भोजन करने से ठीक हो जाएगी। लोग मेरे यहाँ 5-5, 6-6 बार नाक कटवा के आते हैं, ऑपरेशन करा के आते हैं। मैं जब मेरी बात मानते हैं तो आज 10-10 साल से ठीक है। ये मैं किसी का नुकसान नहीं पहुंचा रहा हूं। अरे कितना पैसा कमाओगे, कितना बैंकों में रखोगे, कितने प्लाट खरीदोगे, कितने अपार्टमेंट खरीदोगे पागलो। 2 कमरे में सो नहीं सकते हो, 2 अंडरवियर पहन नहीं सकते हो, 4 रोटी से ऊपर हजम नहीं कर सकते हो। ये पागलपन से लौटना होगा, पागलपन से लौटना होगा। हमें मानवता को बचाना होगा। तो आयुर्वेद के सिद्धांत को योग साधक को भी समझना पड़ेगा, प्राकृतिक चिकित्सक को समझना पड़ेगा और हर्बल थेरेपिस्ट को समझना। सामान्य व्यक्ति को होना चाहिए। गेहूं खा, कब बना हुआ गेहूं चावल खा रहे हैं? अरे भुना हुआ चना खाओ, उबला हुआ चना खाओ, चने का सूप पियो, सतुआ गुनगुने पानी में खाओ,
क्योंकि चना कफनाशक होता है। अब चना कफनाशक होता है तो वायु कारक होता है, तो चने के उसमें अजवाइन डाल लो, जीरा डाल लो, सेंधा नमक डाल लो। ऐसी चीजें हैं जो वायु को शांत करती हैं, जो वायु को रोकती हैं। ये ज्ञान हमारे यहाँ था। मट्ठा सवेरे पीना चाहिए, दही दोपहर में खाना चाहिए, अब किसे नहीं खाना चाहिए, विज्ञान होना चाहिए। और रात को दूध पीना चाहिए। दूध के नाम पे केमिकल दूध पी रहे हो। पहले घरों में गाय होती थी, बकरी होती थी, भेड़ होती थी, इनका दूध बढ़िया है। बेस्ट तो भेड़ का दूध कहलाता है। बेस्ट बकरी का दूध है, बेटर भेड़ का दूध है, और गुड़ जो है गाय का दूध है। सब लिखा है भाव प्रकाश निघंटु में। नहीं, भैंस का दूध पिएंगे, विदेशी गाय का दूध पिएंगे। कोई विदेशी गाय है क्या? ये क्रॉस करके बनाई गई एक जंगली हिंसक जानवर से। हमें योग साधना, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद की तरफ लौटना पड़ेगा। तो अगर आप अब एक चीज और मजे की बात है कि लोग समझते हैं ये वायु 5 प्रकार की होती है। प्राण वायु 5 प्रकार की होती है। प्राण वायु, समान वायु, उदान वायु, व्यान वायु। प्राण वायु, अपान वायु, समान वायु, उदान वायु, व्यान वायु। इन 5 वायु जब गुस्सा नहीं होती हैं तो इनके काम है। अगर आपके गले की प्राण वायु खराब हो जाए ना, मुंह की, तो भोजन नहीं गुटक पाओगे, सोच नहीं पाओगे, क्योंकि प्राण वायु का अधिकार ये है। प्राण वायु का काम यहां पर है। समान वायु का काम भोजन पचाने में है। उदान वायु का काम इस एरिया में है। अपान वायु मल के निष्कासन में है। व्यान वायु को नाड़ियों के संचालन में है। ये 5 जो वायु हैं, ये गुस्सा हो जाए तो दुश्मन, इनका अभाव हो जाए तो महादुश्मन, और संतुलन में रहे तो मित्र। अगर आपकी यहाँ की वायु उदान वायु खराब हो जाए तो समझ लो गले में गटक नहीं पाओगे, ढूंढते रहोगे देखो कौन सी बीमारी है, कैंसर तो नहीं है। अगर आपकी समान वायु भरपेट खाओगे, समान वायु कभी नहीं ठीक रहेगी, तो आपका भोजन नहीं पचेगा। चाहे स्वाद से खाओ, स्वाद से पचाओ, तुम कितना भी जड़ी बूटी प्रयोग करो, हाँ छोटी हर हेल्प करती है। ऐसे ही ऐसे ही 5 वायु होती हैं। ये गुस्सा होती है, जिस जौन सी वायु गुस्सा हो जाएगी वहां की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। ऐसे ही हमारे शरीर में 5 कफ होते हैं। 5 कफ होते हैं, इनके काम हैं। जब घुटने का कफ खराब हो जाएगा, लुब्रिकेशन, तो घुटना आपके चट चट बोलने लगेंगे। तो ऐसे ही क्योंकि आम प्रचलन नहीं है, तो मैंने बताया ना कि 5 वायु होती हैं। अपान वायु, प्राण वायु, समान वायु, उदान वायु, व्यान वायु। ऐसे ही 5 पित्त होते हैं। उसमें 5 क्या है, क्योंकि अक्षर बहुत महीन लिखे हैं तो मैं कभी कभी क्योंकि अक्षर बहुत महीन है तो थोड़ा सा मैं 1 नंबर का प्रयोग कर लेता हूं। तो 5 पित्त होते हैं। पहला है पाचक पित्त। अगर पाचक पित्त खराब हो जाएगा तो पाचन सही नहीं होगा। दूसरा है भ्राजक पित्त। अगर भ्राजक पित्त खराब हो जाएगा तो आपके चेहरे की कांति खत्म हो जाएगी। अगर आपका रंजक पित्त खराब हो जाएगा तो यह पित्त हमारे खून के रंगने के काम, रंग मेंटेन करने के काम आता है। जब ये खराब हो जाता है एक खास प्रकार का पित्त, तो आदमी को सफेद दाग हो जाता है,
चौथा है साधक पित्त। अगर साधक पित्त खराब हो जाए तो आपकी मेधा और धारणा शक्ति खराब हो जाएगी। चाहे कौनो जड़ी बूटी खाओ, चाहे कितना भी भ्रामरी प्राणायाम करो। तो इसलिए जैसे 5 वायु होती हैं ऐसे 5 पित्त होते हैं। पहला है पाचक पित्त। ये पित्त भक्ष, भोज, लेह और चूस इन चारों प्रकार के अन्नों को पचाता है। दूसरा है भ्राजक पित्त। ये पित्त चमड़े में रहता है और कांति उत्पन्न करता है। इसी शरीर में किया हुआ चंदन वगैरह, लेप पालिश किया हुआ तेल आदि इस पचता है। तीसरा है रंजक पित्त। ये पित्त रंगने का काम करता है, इसी से रंजक पित्त कहते हैं। यकृत और प्लीहा में रहकर खून बनाता है। यकृत में, लीवर में, प्लीहा में रह करके भोजन पचाता है और खून बनाता है। चौथा है साधक पित्त। ये मेधा और स्मरण शक्ति को मेंटेन करता है। अगर खराब हो जाएगा तो आपकी मेधा शक्ति खराब हो जाएगी। आलोचक पित्त। ये पित्त दोनों आंखों में रहता है। अगर ये आलोचक पित्त खराब हो जाएगा तो आपकी आंखों की रोशनी गिरती जाएगी। आयुर्वेद के इस ज्ञान को प्राय लोगों को नहीं है कि जैसे 5 वायु होती है ऐसे 5 पित्त होते हैं। इन पित्तों को ठीक करने में प्राकृतिक चिकित्सा की शोधन क्रियाएं और योग के 7 शोधन क्रियाएं रामबाण है। और साथ में अगर हम इनकी जड़ी बूटी जोड़ लें, निरापद जड़ी बूटियां। आयुर्वेद में 3 प्रकार की चिकित्सा पद्धति है। निष्कासक चिकित्सा पद्धति, समनात्मक चिकित्सा पद्धति और ये आपका समनात्मक, निष्कासनात्मक और निष्कासनात्मक, समनात्मक, दमनात्मक। ये बहुत कम लोगों को मालूम है कि कुछ दमनात्मक चिकित्सा पद्धतियां हैं, लेकिन कभी कभी दमनात्मक चिकित्सा पद्धति की भी जीवन को बचाने के काम आती है। ऐसे ही 5 कफ होते हैं। आप समझते जो गले में कफ फंसा यही कफ होता है, नाक में फंसा यही कफ होता है, नहीं। 5 कफ होते हैं। पहला है क्लेदन कफ। ये कफ अन्न को गीला करता है, इसी कारण से इकट्ठा हुआ अन्न अलग अलग हो जाता है। ये आमाशय में रहता है। अगर आमाशय में जो कफ रहता है उसको क्लेदन कफ कहते हैं। अगर ये आपका खत्म हो जाए तो समझ लो कि भोजन गीला नहीं हो पाएगा, दिन भर पानी पीते रहेंगे। और अगर गुस्सा हो जाए तो फिर आप जानते हो कोई आदमी गुस्सा हो जाए तो क्या होता है। अवलंबन कफ। ये कफ हृदय में रहता है। यह अवलंबन आदि कर्म द्वारा हृदय का पोषण करता है। अगर आपका अवलंबन कफ खराब हो जाए तो कफ हृदय संबंधी धड़ 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 कभी तेज चलने लगा, कभी स्लो चलने लगा, कभी घबराहट होने लगी, अवलंबन कफ। तीसरा है संश्लेषण कफ। ये कफ संधियों में रहता है, जोड़ों में रहता है। अगर ये सूख जाए तो प्रॉब्लम, और ज्यादा गीला हो जाए तो प्रॉब्लम। अवलंबन कफ, संश्लेषण कफ। ये कफ संधियों में रहता है और उसको जोड़ता है। ये आदमी आराम से, बुढ़ापे में क्यों गठिया खराब हो जाता है घुटनों का, हम इसकी मालिश नहीं करते, कि सेवा नहीं करते। चौथा है रमन कफ। चौथा, ये कफ कंठ में रहता है, जो रस को ग्रहण करता है और कड़वे और चरपे रसों का ज्ञान देता है। ये कड़वा है कि चरपरा है, कि मधुर है, कि नमकीन है, कि आदि 6 रस होते हैं, बताएंगे आपको। और पांचवा है स्नेहन कफ। ये कफ मस्तिष्क में रहता है और इंद्रियों को तृप्त करता है। इसी से इंद्रियां में अपने अपने काम की सामर्थ्य होती है। तो आज मैंने आपको बताया कि आयुर्वेद की उत्पत्ति किन ग्रंथों के द्वारा हुई, किन ऋषियों के द्वारा हुई और किस प्रकार से इनका सरलीकरण किया गया। और लास्ट में हरिदास जी गुप्त, जिनकी वैद्य हरिदास जी गुप्त, जिनकी किताब मेरे हाथ में है, पहला भाग, इनको बहुत बहुत धन्यवाद दें कि ये पुस्तक लिख करके हरिदास जी ने बहुत बड़ा कल्याण किया। मैं तमाम वैद्यों से मिला,
सब ने यही कहा कि ये सारे ग्रंथों को उन्होंने सरलीकरण कर दिया है। पर पढ़ने के लिए पहले मेरे लेक्चर आपको 15 दिन सुनने पड़ेंगे, लेकिन ये किताब खाक पकड़ में नहीं आएगी, क्योंकि किताब पकड़ने के लिए भी तो कुछ इनिशियल ज्ञान होना चाहिए। तो इस प्रकार से मैंने बताया कि प्राकृतिक चिकित्सा में क्यों योग साधना जोड़ी जाए, योग नहीं योग साधना, और जड़ी बूटी क्यों जोड़ी जाए। तो इसका सिद्धांत समझना होगा कि 5 प्रकार के वायु होती हैं, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, और 5 प्रकार के पित्त होते हैं। कौन कौन? पाचक पित्त, भ्राजक पित्त, रंजक पित्त, साधक पित्त, आलोचक पित्त। और 5 प्रकार के कफ होते हैं, क्लेदन कफ, अवलंबन कफ, संश्लेषण कफ और रसन कफ, और 5वां स्नेहन कफ। मैं समझता हूं कि मेरे सुनने वालों को शायद कुछ को ज्ञान है कि 5 प्रकार की वायु होती हैं, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। अगर आप गलत तरीके से प्राणायाम करेंगे, मैं इस मंच के द्वारा आपको अपना अनुभव सुना रहा हूं, प्राणायाम करने के पहले हमारा पेट ठीक होना चाहिए। अगर हमारा पेट कब्ज गैस से पीड़ित है तो आपकी अपान वायु और समान वायु ऐसे बिगड़ेगी कि फिर उसका इलाज आसानी से नहीं है। तब तो मेरे पास आना पड़ेगा, क्योंकि मैंने सारी पद्धतियों का सम्मिश्रण किया है। यदि आपने गलत ढंग से प्राणायाम किया तो आपकी 5 वायु बिगड़ जाएंगी। इसलिए हमारे योगियों ने कहा पहले नेति करो, बस्ती करो, कुंजर करो, नौली करो, कपाल शोधन करो, त्राटक करो, 6 महीने में एक बार, 3 महीने में संग प्रक्षालन करो। बॉडी को मल रहित बनाओ, बॉडी को कफ रहित बनाओ, बॉडी को पित्त रहित बनाओ। नहीं तो ये प्राणायाम आपके प्राण तो नहीं लेगा, पर ये वात पित्त कफ को विकृत कर देगा। प्राणायाम करने के पहले पेट ठीक होना जरूरी है। प्राणायाम के पहले आपका श्वास सीधा चलना चाहिए। प्राणायाम के पहले दोनों स्वर चलने चाहिए स्वर विज्ञान के अनुसार से। और प्राणायाम के लिए शुद्ध वायु जरूरी है। इसलिए मैं प्रातः 2 बजे उठता हूँ, 3 बजे उठता हूँ। कभी कभी शादी विवाह में जाना पड़ता है, 12-1 बज जाते हैं, सब जाता नहीं हो। कल एक बहुत अच्छे मोहल्ले की शादी थी, नहीं गया। अरे शादी करना दिन में शादी करो, भगवान की रोशनी में, जहाँ बत्ती जाने का डर नहीं है। रात में शादी काहे करते हो, काहे में परेशान की हो। शादी करेंगे सारे बिठूर में करेंगे, 10 मील दूर। किसी रोते को हंसाया नहीं, गिरे को उठाया नहीं, अपड़ को पढ़ाया नहीं, निर्वस्त्र को वस्त्र नहीं दिए, हैं, भूखे को खिलाया नहीं, और शादी विवाह में अपनी नक्शेबाजी दिखा रहे हो कि हम बड़े भारी रिसोर्ट में शादी कर रहे हैं। तो अपना दिखाओ नक्शेबाजी, हम अपना शांति से। अगर शादी 9 बजे के बाद होती है, 8 बजे बाद मैं नहीं जाता हूँ। अपना व्यवहार दे दिया, एक किताब भिजवा दिया, काया कल्प रोग मुक्ति, कैसे बाहर में जाओ। रुपया देंगे बैंक में जमा कर दोगे, किताब देंगे कहाँ जमा करोगे। बदलो, गलत परंपराओं से बाहर निकलो। दिन में शादी करो भगवान की रोशनी में। रविवार के दिन शादी करो, छुट्टी के दिन शादी करो, है उस दिन ठीक से अपना उपवास करो, अपना 501 वसूल करो। मैं हंसा रहा हूं आपको। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आपको आयुर्वेद के इस सिद्धांत को समझना होगा। ये 5 प्रकार की वायु समझना पड़ेगा, 5 प्रकार की पित्त समझना पड़ेगा, 5 प्रकार के कफ समझना पड़ेगा। ये हमारे भारतीय ऋषियों ने समाधि में जा करके अहानिकर स्वस्थ रहने की कला सिखाई है। आज का लेक्चर काफी गंभीर था, इसको कई बार सुनिएगा। कल हम आपको इन बातों पे चर्चा करेंगे और प्राकृतिक आयुर्वेद का 2nd सिद्धांत बताएंगे, फिर 3rd सिद्धांत बताएंगे, फिर 4th सिद्धांत। 11 सिद्धांत है। इन 11 सिद्धांतों का ज्ञान नहीं होगा तो आप आयुर्वेद को समझ नहीं पाए। है बहुत सरल,
चलिए कल हम लोग बात करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं, नमस्कार।